हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल NCERT स्मार्ट क्लासेस। और आज की इस क्लास में हम लोग अपना करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 सिविक्स का, जो है हमारे लोकतंत्र के परिणाम। ये चैप्टर बहुत ही छोटा और बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी आपको समझ आ जाएगा। देखो, लोकतंत्र तो आपको पता है, लोकतंत्र क्या होता है? जहाँ पे लोगों का शासन और लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और जो है सरकार बनती है फिर उन्हीं के द्वारा चुने हुए गए प्रतिनिधियों की। तो लोकतंत्र के परिणाम आज हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र जो शासन व्यवस्था है ये हमारे देश में, तो इसके क्या परिणाम है और इसके परिणाम जो है राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक स्तर पर देखो, जिम्मेदार सरकार होनी चाहिए, है ना। मतलब कि जिम्मेदार सरकार होनी चाहिए, जवाबदेह होनी चाहिए। इन सबकी डेफिनेशन आगे हम पढ़ेंगे। जवाबदेह सरकार होनी चाहिए और सरकार वैध होनी चाहिए। लोकतंत्र सरकार में राजनीति के अंतर्गत। ठीक है, अगर हम आर्थिक की बात करें तो आर्थिक समृद्धि और विकास होना चाहिए और गरीबी असमानता में कमी होनी चाहिए। मतलब कि गरीबी कम होनी चाहिए और आर्थिक समृद्धि विकास होना चाहिए हमारे देश का। और सामाजिक रूप में देखो, विविधता, हमारा देश जो है बहुत ही बड़ा है, तो विविधता में सामंजस्य स्थापित हो। मतलब विविधता जो है वो दिखे ना, एकता बनी रहे और सद्भावना पूर्ण व्यवहार हो और सद्भावनापूर्ण जीवन जी सके सभी लोग, है ना। मतलब कि खुश से रह सके। अब कुछ इसमें डेफिनेशंस हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। जवाबदेही, देखो अभी एक वर्ड आया था ऊपर कि राजनीति में जो सरकार है उसका जवाबदेही होना ज़रूरी है। जवाबदेही का क्या मतलब होता है कि एक जवाबदेह सरकार अपने नागरिकों के लिए जवाबदेह है। ठीक है, मतलब अगर उसके नागरिक उससे कुछ पूछते हैं तो उसे उसका जवाब देना ज़रूरी है और ये अपने नागरिकों की ओर से किए गए सभी निर्णयों के लिए जिम्मेदार है। मतलब अगर वो अपने नागरिकों के लिए, उनके नागरिक, मतलब हम लोग अगर सरकार से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका जवाब देना जो है सरकार का उत्तरदायित्व है। ठीक है, और राजनीतिक समानता किसे कहते हैं? देखो, जब किसी भी जाति, पंथ, धर्म या आर्थिक स्थिति में, मतलब गरीब और अमीर में अंतर ना किया जाए। ठीक है, अंतर के बावजूद जो मतदान हो और चुनाव में लड़ने का समान अधिकार जो लोगों को प्राप्त है उसे राजनीतिक समानता कहते हैं, जो हमारे देश में है। हमारे देश में लोकतंत्र भी है और राजनीतिक समानता भी है। ठीक है, और जवाबदेही सरकार, ये सारे जो है लोकतंत्र के गुण हैं जो होने ही चाहिए। ठीक है, तो राजनीतिक समानता के अंतर्गत क्या आता है कि भाई किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो और उस भेदभाव को जो है नज़रअंदाज करते हुए मतदान का और चुनाव में लड़ने का समान अधिकार लोगों को प्राप्त होना चाहिए। अब देखो, लोकतंत्र में क्या है, इसके जो फ़ायदे हैं, इसको जो अच्छे गुण हैं, अब हम वो पढ़ेंगे। कि अगर 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि लोकतंत्र के बारे में बताइए, तो आप ये 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं। देखिए, आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है। मतलब जिस देश में जो है लोकतंत्र होगा उसमें क्या होगा, लोगों को अधिकार मिले होंगे और जिससे समानता को बढ़ावा मिलेगा और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। मतलब कि जो लोग है उसका जो आत्मसम्मान है वो बना रहता है लोकतंत्र के अंतर्गत, है ना। और निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार होता है। निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार इसलिए होता है क्योंकि जो लोकतंत्र में जो निर्णय लिए जाते हैं वो सबकी सहमति से लिए जाते हैं। इसलिए जो निर्णय है वो बेहतर, ज़्यादा संभावना होती है कि जो निर्णय है वो बेहतर हो, है ना। और संघर्षों को हल करने के लिए एक विधि प्रदान है। कोई भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए एक विधि प्रदान करता है। और गलतियों को सुधारने की अनुमति है। भाई, गलतियों को सुधारने की अनुमति से इसमें तात्पर्य है कि अगर हमने इस बार वोट में मान लो कोई नेता चुना और अगर वो अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहा है तो अगले जब चुनाव होंगे तो हम उसमें उस नेता को मतदान नहीं देंगे। तो इससे क्या, इसमें जो गलतियों की सुधारने की जो गुंजाइश है वो बढ़ जाती है लोकतंत्र में। ठीक है, और निर्वाचित मंडल, देखो ये डेफिनेशन आपको उसकी लर्न करनी है कि चुनाव में वोट देने का अधिकार रखने वाले लोगों का समूह। मतलब कि हम भी मतलब हमारे पेरेंट्स जो है वो भी वोट देते हैं, है ना। तो जो भी लोग वोट देते हैं, जिन्हें भी वोट देने का अधिकार है, जो भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं, उन सभी लोगों के समूह को कहते हैं निर्वाचक मंडल। ठीक है, संप्रभुता क्या होता है? देखो, आंतरिक और साथ ही बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए राज्य की सर्वोच्च शक्ति को संप्रभुता कहते हैं। मतलब कि आंतरिक या बाहरी मामलों में जब राज्य की सरकारों की जो शक्ति, जो निर्णय लेने की जो सर्वोच्च शक्ति को हम संप्रभुता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है वैध सरकार क्या होता है? देखो, वैध सरकार में होता है कि ये एक ऐसी सरकार होती है जिसके तहत सरकार के कानून और कार्रवाई लोगों और सरकार के कामकाज को पारदर्शी तरीके से प्रकट करते हैं। मतलब कि जो सरकार है वो जो भी कानून या कार्रवाई, जो भी कामकाज को पारदर्शी तरीके से
लोग अगर व्यक्ति कोई जानना चाहता है उसके बारे में सरकार द्वारा निर्धारित किसी भी कार्यक्रम या नीति के बारे में जानना चाहता है तो वो जान सकता है, ठीक है। तो इसे पारदर्शी तरीका कहते हैं। तो लोकतंत्र में ये भी होता है, लोकतंत्र में पारदर्शी तरीका अपनाया जाता है। उपचुनाव किसे कहते हैं? तो देखो, जो उपचुनाव है वो 2 आम चुनावों के बीच रिक्त सीट को भरने के लिए कराए जाते हैं। तो 2 आम चुनावों के बीच रिक्त सीट भी हम कह सकते हैं, रिक्त सीटों को भरने के लिए कराए गए चुनाव को हम उपचुनाव कहते हैं, ठीक है। तानाशाही तो बहुत ही ईजी होता है। तो सरकार का वो रूप, मतलब कि हमारे में क्या है, हमारे देश में क्या है, लोकतंत्र है कि जो लोग है वो शासन चुनता है। लेकिन तानाशाही जो सरकार का ऐसा रूप है जिसमें एक व्यक्ति या छोटा समूह जो है वही प्रभावी संवैधानिक सीमाओं के बिना पूर्ण शक्ति रखता है। मतलब उसमें संवैधानिक सीमा नहीं है, उसी के पास सारी शक्ति होती है। जो तानाशाही में एक ही व्यक्ति होता है या उसी के द्वारा जो छोटा सा समूह होता है उसी में लोगों को, वही जो है उसी के पास पूरे देश की शक्ति होती है। लेकिन लोकतंत्र में क्या है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है और लोगों के पास अधिकार है। लेकिन तानाशाही सरकार में लोगों के पास कोई अधिकार नहीं होता। दावा है हमारा कि वास्तविक जीवन में लोकतंत्र आर्थिक असमानताओं को कम करने में बहुत सफल नहीं होता। मतलब रियल में क्या है कि जो लोकतंत्र है वो ज़्यादा आर्थिक असमता मतलब कि ज़्यादा विकास नहीं कर पा रहा है, और जो गरीबी है ना, उसे कम नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर हम लोकतंत्र की तुलना जो है किसी दूसरे तानाशाही से करते हैं तो हमें ये महसूस होगा कि जो है वो लोकतंत्र तानाशाही से या किसी और सरकार के स्वरूप से तो बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि हमें लोकतंत्र में क्या है, लोगों को अधिकार तो प्राप्त है ना। अब व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में लोकतंत्र सरकार के किसी अन्य स्वरूप से बहुत बेहतर है। मतलब कि अगर हम व्यक्ति के आत्मसम्मान, उसकी गरिमा की बात करें और स्वतंत्रता की बात करें, है ना, तो लोकतंत्र से अच्छा कोई उदाहरण नहीं हो सकता हम सभी के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारा पारदर्शिता का मतलब होता है कि एक नागरिक है जो ये जानना चाहता है कि क्या सही प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्णय लिया गया था, यह पता लगा सकता है। मतलब कि सरकार अगर कोई नीति या कोई कार्यक्रम लागू करती है तो किसी व्यक्ति को ये जानने का अधिकार है कि वो निर्णय जो है उसने क्यों लिया, है ना, या फिर उसकी जो सूची है, उसका जो कारण है वो ये पता लगा सकता है। और उसके पास निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार है। व्यक्ति को, हमारे भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो सरकार के किसी भी नीति या कार्यक्रम की जाँच कर सके, ठीक है। और इसे ही पारदर्शिता के रूप में कहा जाता है, मतलब पूरी तरह से स्पष्ट, ठीक है, इसे हम पारदर्शिता कहते हैं। तो हमारा जो ये चैप्टर था ये इतना ही था। इसमें आपको कुछ बातों का पता होना चाहिए, बस लोकतंत्र की जो अच्छी बातें हैं या जो लोकतंत्र में जो चुनौतियां हैं वो सब आपको पता होनी चाहिए। वैध सरकार का क्या मतलब होता है, निर्वाचक मंडल क्या होता है, जो लोगों को, जिन लोगों को वोट देने का अधिकार होता है उन लोगों का समूह, ठीक है। और लोकतंत्र की जो भी अच्छी बातें, मतलब 5 हमारे ये पॉइंट्स है वो भी आपको लर्न होने चाहिए अच्छा से। और जवाबदेही, ये सारी आपको चीज़ें लर्न होगी। ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा था और इसलिए जल्दी हमारा कवर हो गया। आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर जो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे प्लीज़ पूछ सकते हैं, ठीक है, और मैं आपको उसका आंसर भी दूंगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।